नमस्कार। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बात करेंगे देश की, क्योंकि आज देश में देश के मुद्दों की बात नहीं हो रही है। देश में महंगाई के मुद्दे की बात नहीं हो रही है, गरीबों के लिए आवाज की बात नहीं हो रही है, तो सस्ते इलाज की भी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन उन सबसे हटकर कुछ बातें जो हो रही है, तो उसमें दंगों की बात हो रही है, बुलडोजर की बात हो रही है और फालतू की बात हो रही है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय वाराणसी में मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, ताजमहल में 22 कमरों की बात हो रही है, राजस्थान में करौली और जोधपुर हो रहा है, मध्य प्रदेश में खरगोन हुआ और पटियाला में हिंसा हुई। लेकिन इस सबके बीच कल देर शाम पंजाब के मोहाली में हमला हुआ, जो कि ऐसे हथियार के जरिए हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये इन्हीं हिंसाओं और वर्तमान में चल रहे मुद्दों का ही नतीजा है, क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ देश में इतना सब कुछ हो रहा है। चलिए, ये तो बात रही पूरे देश की, और आज हम एक ताजा मामले की भी बात कर लेते हैं जो कि ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के पास बुड़ैल जेल के पीछे टिफिन बम मिलने से दहशत अभी तक दूर नहीं हुई थी कि अब दोबारा इस तरह की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस ने उस मामले में उसके बाद एहतियात के रूप में पूरे शहर में एंटी पॉइंट सील कर दिए हैं, लेकिन अब रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर सोमवार की शाम को रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। यह हमला चलती कार से किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमला करने वाले स्विफ्ट कार में आए थे और उन्होंने चलती कार से ही इमारत को निशाना बनाया था। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं रॉकेट लॉन्चर से हमले की सूचना के बाद मोहाली ही नहीं बल्कि ट्राई सिटी के अधिकारी हरकत में आ गए। एसएसपी चंडीगढ़ कुलदीप सिंह चहल, एसएसपी मोहाली विवेकशील सोनी ने मौके पर पहुंचकर सारे तथ्यों की पड़ताल की। उधर सीएम भगवंत मान ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने ट्वीट किया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली और उसके बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर पुलिस ने हमले में फिलहाल आतंकी एंगल से जांच शुरू की है, इससे इनकार किया है। और हालांकि एसपी से ये पूछे जाने पर कि क्या इसे आतंकवादी हमला माना जा सकता है, तो मोहाली के एसपी रविंद्रपाल सिंह ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम इसकी जांच कर रहे हैं। इससे पहले मोहाली पुलिस की ओर से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि मोहाली के सेक्टर 77 में एसएएस नगर में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में सोमवार शाम करीब 7:45 पर मामूली विस्फोट की सूचना मिली। किसी नुकसान की सूचना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया है। लेकिन अब बात सबसे बड़ी ये है कि देश में एक साथ इतने मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है। अलग अलग तरीके से देश में धर्म की राजनीति की जा रही है, कहीं बुलडोजर की राजनीति की जा रही है, कहीं किसी तरीके की राजनीति, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा देश में इस समय जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बातचीत नहीं हो रही है। ना तो शिक्षा को सस्ता करने पर बात हो रही है, ना हेल्थ सेक्टर को सस्ता करने पर बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात महंगाई जो इस समय देश में चरम पर है, बेरोजगारी इस समय देश में चरम पर है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इन सबसे हटकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मात्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती नजर आ रही हैं। तो देश में जिस तरीके के मुद्दे इस समय हो रहे हैं उसको लेकर तमाम जो जनता है वो अब ये सवाल पूछने को मजबूर हो गई है कि आखिर इस तरीके की राजनीति क्यों हो रही है, क्योंकि जहां पर भी देखा जाए तो सामाजिक सौहार्द की तस्वीरें भी सामने आ रही है। जब वो तस्वीरें तब सामने आती है जब एक मस्जिद को बचाने के लिए हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो एक श्रृंखला बनाते हैं, मानव श्रृंखला बनाते हैं। सौहार्द की तस्वीरें तब सामने आती है जब हिंदुओं की रैली अगर निकल रही है, हनुमान जयंती पर अगर रैली निकल रही है, तो उस समय में मस्जिदों से लोग निकलते हैं और वहां से निकलकर लोगों को, हिंदुओं को पानी तक पिलाने का काम करते हैं, वो भी रोजे के दौरान। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये दर्शाती हैं कि देश में सौहार्द की कमी नहीं है। देश में लोग एकजुट होकर रहना चाहते हैं, एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीति ये नहीं होने दे रही है।
इसलिए ये बात सामने आई, ये बात हमने रखी कि देश में मुद्दों की बात इस समय नहीं हो रही है, मुद्दों से देश भटकता जा रहा है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आप गौर कीजिए पटियाला में जिस तरीके की हिंसा हुई, पंजाब के पटियाला में, उस तरीके की हिंसा पहले कभी नहीं हुई। देश अपनी सरकार मुद्दों के लिए चुनता है, इसलिए चुने जाते हैं जनता द्वारा सरकार की उनके मुद्दे हल हों। लेकिन इस समय मुद्दों पर बात नहीं हो रही है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले उपाध्याय साहब आप ही के पास मैं आना चाहूंगी और समझना ये जरूरी है और समझना चाहूंगी मैं आपसे कि आखिर जो मुद्दे देश में हैं उनकी बात क्यों नहीं हो रही है। देखिए, ये दुर्भाग्य है मुस्कान कि जहां बात मुद्दों पर होनी चाहिए तो बजाय मुद्दों पर बात न होने के बाकी सभी चीजों पर बात हो रही है। और मैं तो कहूंगा देश का माहौल ठीक नहीं है। जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म जो हवा दी जा रही है वो न समाज के हित में है, न किसी प्रदेश के हित में है, न देश के हित में है। जब माहौल इस तरह का हो जाएगा और कहीं एक जगह से नहीं है, कमोबेश पूरे देश में मैं देख रहा हूँ, हर जगह सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है। खालिस्तानी फोर्सेस दोबारा से सर उठा रही हैं, चाहे हम माने या न माने, हम कितना भी नकारें, लेकिन जो पंजाब के हालात हैं वो यही बयान कर रहे हैं। विस्फोटक मिलना, मोहाली की घटना हो या दूसरी जो भी घटनाएं हैं, और देखिए सबसे बड़ी जो चिंता है वो तो रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग होना, ये गंभीर चिंता का विषय है। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ, चाहे वो ताजमहल है, चाहे वो बनारस में ज्ञान वापी मस्जिद का चल रहा है, हर जगह से कहीं से कोई सुकून भरी खबर नहीं आ रही। बिल्कुल। और बाकी जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं डेप्थ में चले गए, जनता का ध्यान उस तरफ है ही नहीं। पूरे मीडिया में यही मुद्दे छाए हुए हैं। कल देखिए पेपर लीक हो गया बिहार में, बेरोजगार किस तरीके से तैयारी करता है कंपटीशन की, पेपर लीक हो जाता है, काम खत्म हो गया, आगे कब होगा और वो किस तरह होगा, फिर दोबारा लीक नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हर जगह पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। बात उसकी होनी चाहिए, लेकिन उसी को दरकिनार किया जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि इन्हीं सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं, चाहे वो बुलडोजर है या हम कहें ज्ञान वापी है या ताजमहल है। ये सब मुद्दे इसलिए लाए जाते हैं कि स्पेस ही नहीं मिलता है मेन मुद्दों को। आज हम बहस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट सुना है एएनबी ने, मुस्कान जी। आज बहस देखिए, जिस चैनल पर जाइए, मैं कई चैनलों पर बैठा हूँ, ज्ञान वापी मुद्दा है या फिर ताजमहल मुद्दा है, उनके लिए महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कोई मुद्दा है ही नहीं और न इस पर कोई डिस्कशन करने की जरूरत है। ये जो माहौल है ये देश के लिए इतना खतरनाक है कि एक तरफ हम सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था वैसे ही डगमगा गई है। हम पूंजी निवेश की बात करते हैं, पूंजी निवेश आएगा ऐसे माहौल में क्या? कौन पैसा लगाएगा मुस्कान? यहाँ बिल्कुल, जहाँ पूरे देश का माहौल इस तरह का हो, ठीक है, वहां
मैं समझता हूँ प्रगति रुक जाती है। बिल्कुल। ठीक है उपाध्याय साहब, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। पाठक साहब आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से देश में अमन चैन सुख शांति ये सब अब नहीं दिख रहे हैं। हर तरफ हमें कहीं बुलडोजर दिख रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा है। आखिर देश की शांति को क्या हो गया है? देखिए, ये तो शांति भंग करने वालों से पूछना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान हो रहा है, हर कोई। अभी एक समुदाय का बहुत बड़ा पर्व आया, जो 1 महीने तक वो फास्ट रखते हैं और ईद मनाते हैं। आपने देखा कि वो रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो हिंदू समुदाय मिलके उनके नमाज को विघ्न पैदा किया हो, पत्थरबाजी किया हो या पेट्रोल बम फेंका हो। और वही हिंदू समुदाय का रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस हो, तो ये वही समुदाय है जो ये कांड करती है, पत्थर फेंकती है, पेट्रोल बम फेंकती है। तो हिंदू सब मुसलमान तो जो करवा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, आखिर इस समुदाय को, ये रहते हैं भारतवर्ष में, खाते हैं भारतवर्ष का, और भारत विरोधी दंगों में काम करने में शामिल होते हैं। दूसरी बात, जो अभी आपका मुद्दा है, और आपने बहुत अच्छा उठाया कि आखिर क्या हो गया देश की शांति को, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इस पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। ये कोई 1-2 दिन से नहीं चला आ रहा, ये वर्षों से चला आ रहा था। जो उपद्रवी तत्व हैं वो बैठे थे क्योंकि सरकार उनको हेल्प करती थी, उनकी तुष्टीकरण में लगी थी। अभी की भी जो सरकार है वो जो भी योजनाएं लाती है उनका लाभ उनको मिलता है, लेकिन जो वो कुकृत्य करते हैं उसको उजागर करते हैं। अब देखिए, खालिस्तान का मुद्दा जो पंजाब में है वो कोई नया नहीं उठा है। बीइंग अ पंजाब बॉर्डर स्टेट होने के कारण ये सदा से बना आ रहा है, और पंजाब के चुनाव से पहले भी ये मुद्दा उठा था। और देखिए किस तरीके सिलेबार ढंग से ये घटना हो रही है। हिंदू सिख को लड़ा दिया गया वहां। खालिस्तान का स्थापना दिवस मनाना भारतवर्ष में कोई अच्छी बात है, और अगर उस स्थापना दिवस के विरोध में किसी ने बोला तो वहां पे हिंदू वर्सेस सिख समुदाय की दंगा हो गई, और पुलिस के सामने जय खालसा जय खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो जो आम आदमी की पार्टी कह रही थी दिल्ली में कि हमारे पास पुलिस नहीं है, उसके पास वहां पुलिस महकमा है, लेकिन इस आतंकवादी संगठन को कर्ब करने के लिए वो कुछ नहीं कर रही। मोहाली का जो अटैक हुआ है मुस्कान जी, इसको बहुत बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। देखिए, श्रीनगर में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अटैक होती हैं, लेकिन आरपीजी जो ये रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से अटैक के मामले कम आते हैं। ग्रेनेड फेंक के भाग जाते हैं, महिलाएं भाग जाती है, बच्चे भाग जाते हैं ग्रेनेड फेंक के जम्मू कश्मीर में, लेकिन आरपीजी से हमला करना ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। इसे कोई मुद्दा नहीं, इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। और अगर किसी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के संबंध खालिस्तानियों से है, तो आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की बैठी पड़ी है उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करके पूरी जांच एजेंसियों को हरकत में आ जाना चाहिए। ठीक है उपाध्याय, ठीक है पाठक साहब, खुद सोचे कि ठीक है मैं लौटूंगी पाठक साहब, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। आरपीजी से हम ठीक है मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देश में अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं और मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपके पास उपाध्याय साहब आना चाहूंगी। पाठक साहब कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय है जो हिंदू मुसलमान करता है, लेकिन सौहार्द की तस्वीरें, मेरा मानना है कि जो सौहार्द की तस्वीरें हैं उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमने देखा जब हनुमान जयंती थी उसी दिन जहां जहांगीरपुरी में दंगे हुए, वहीं दूसरी तरफ जब हनुमान जयंती निकाली गई तो वहां से वही मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने पानी तक पिलाया रोजे में होकर।
लेकिन वर्ग विशेष में सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ, वो तो सही है। कुछ लोगों देखिए, कुछ लोगों के लिए हम एक वर्ग विशेष को बदनाम कर दें, चाहे वो सिख कम्युनिटी है, चाहे हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो ठीक नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन ये अमूमन देखा गया है कि भी हिंदू कभी पहल नहीं करता है दंगा करने की या अशांति पैदा करने की। और देखिए, ये भी हकीकत है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान धर्म के आधार पर ही बने थे, उसे नकारा नहीं जा सकता था। और देखिए, सरकार हेल्प करती है, मुझे बहुत अच्छा लगा पाठक जी ने कहा, चाहे वो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हो, या मैं आज की बात कर लूं तो खालिस्तानी झंडा हिमाचल प्रदेश में खास इमारत पर मिलना, बिल्कुल। बिना सरकार की या सरकारी एजेंसियों के वो संभव नहीं। तो हम पंजाब ही नहीं देखे, हिमाचल में तो एक महत्वपूर्ण इमारत के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराया है। बिल्कुल। तो एक प्रदेश की बात नहीं है, हम पिटिकेंट की बात नहीं करते, हम समग्र भारत की बात करते हैं। और मैं कल देख तो रहा हूं उत्तराखंड में भी कि देखिए ना भारत उपाध्याय साहब, कल तो उत्तराखंड में भी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई, एक लेटर आया पुलिस के पास, रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई और सीएम तक को उड़ाने की धमकी दी गई है। मुस्कान, मेरा कहने का पर्पज यही था, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक प्रदेश और एक उसकी बात नहीं है इलाके की। कामोबेश पूरे देश में हालात चिंताजनक है। एक जगह हो चलो ठीक है, वो हम कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरे देश में अगर इस तरह का माहौल होगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, तो मैंने पहले भी कहा है, कहां से पूंजी निवेश आएगा और कहां से हम प्रगति करेंगे, बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाएंगी। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस तरह की ताकतों को रोकने पर ही लग जाएगा। बिल्कुल। और मुझे बिपिन रावत का बयान ध्यान आ रहा है, वो कहते हैं हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, और आधा मोर्चा तो घर के अंदर है। भारत के अंदर जो स्लीपर शहर, खालिस्तानी समर्थक, बोडोलैंड, पता नहीं क्या क्या मुद्दे इस देश के अंदर है। अचानक से मैं देख रहा हूं उन सब में तेजी आई है। बिल्कुल। और अचानक से सक्रियता बढ़ी है, और उस हद तक बढ़ी है कि अब चिंता होने लगी है कि देश एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जो इस देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। पहले भी होता था, मैं नकार नहीं सकता उस चीज को, बिल्कुल। लेकिन जो भाईचारे का एक संदेश था, वो मजबूती से आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज एक अलग तरह का माहौल हो गया है, और एक अलग तरह का संदेश समाज में दिया जा रहा है, चाहे वो ताजमहल के थ्रू हो, चाहे ज्ञान वापी के थ्रू हो, चाहे शाहीन बाग के थ्रू हो। कोई शाहीन बाग में बुलडोजर जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाता है, क्यों? वर्ग विशेष का इलाका है। तो शासन प्रशासन भी वर्ग विशेष से करता है या तुष्टिकरण करता है। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं पूरा वर्ग विशेष, चंद लोग होते हैं जो इस तरह का अपराध का माहौल, और ये नहीं शासन प्रशासन को पता नहीं होता, पता होता है। उन लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करें तो मैं समझता हूं कि अंकुश लगता है और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है, पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल। दंगों की बात आती तो उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं होते? क्यों? वहां योगी जी का साफ स्पष्ट निर्देश है, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा लाउड स्पीकर हटना है तो मंदिर से भी हटेगा और मस्जिद से भी हटेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक वर्ग विशेष या एक विशेष धार्मिक स्थल के लिए नहीं है, लाउड स्पीकर के लिए। और लाउड स्पीकर का जो मानक निर्धारित है, उससे ज्यादा अगर आवाज चाहे मंदिर से आए या मस्जिद से आए तो हटेगा। और कोई भी गुस्ताखी करता है, दंगा करता है, तो जो भी सरकारी संपत्ति का नुकसान है उससे वसूल किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति। ठीक है पाठक साहब, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। उपाध्याय साहब ने भी इन बातों से सहमति जताई, और ये बातें वाकई उत्तर प्रदेश एक उदाहरण है और सराहनीय उदाहरण उसको दे सकते हैं, क्योंकि अगर लाउडस्पीकर हटे तो मंदिर से भी हटे और मस्जिद से भी हटे, सबके लिए बराबरी का संदेश दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है,
और दंगों की अगर बात करें तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, चाहे राजस्थान हो, कहीं पर भी देख लो जो दंगे हो रहे हैं। उत्तराखंड में सीएम तक को मारने की धमकी दे दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी झंडे विधानसभा के बाहर देखे जाते हैं। पंजाब में इतने लंबे समय बाद ये तमाम चीजें हो रही है। ये आखिर देश को नजर किसकी लगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, ये जो सबसे पहले मैं खालिस्तानी के मुद्दे पे बोलना चाहूंगा। देखिए, हम्म। खालिस्तानी का मुद्दा जो गरमाया है, आप हम सबने देखा जब ये मतलब बिचौलियों का आंदोलन था, किसान आंदोलन तो नहीं था, उसमें ये किस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, और वो जो पन्नू है उसका किस किस तरीके का बयान आ रहा था। अभी देखिए, जब आम आदमी की पार्टी ने सत्ता संभाली पंजाब की, तो उस पन्नू का क्या बयान आया, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी को हमने हेल्प किया है, अब वो हमें हेल्प करेंगे। तो इस बात को कोई पॉलिटिकल पार्टी, उसी आम आदमी पार्टी को बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, धुरंधर लोग उसे पीठ थपथपा रहे थे कि ये कांग्रेस की, बीजेपी की, सबकी बखिया उधेड़ दी, एक नई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरी है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टी देश में विभेद पैदा करने के लिए उभरी है? पाठक जी, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहाँ से आ गई? अरे मैं कह तो रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी नहीं है, बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की नाकामी है वहां कि आखिर कैसे वो भी विधानसभा पे लग गया वो उसका झंडा, जो सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड होंगे उनकी नाकामी है वहां पे, उन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हमें एक मुश्त होके एक बुलंद आवाज में, चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, सबका विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि हम सिख हैं तो खालिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक खालसा पंथ की स्थापना की बात कर रहे हैं। अरे यही खालिस्तानी के हाथ में चूड़ियां पहन रखा है क्या? ये तो आधा पाकिस्तान में भी पंजाब है। जब वहां के गुरुद्वारे के ग्रंथी के बेटी को उठा के वो मुस्लिम लोग ले जाते हैं और जबरदस्ती निकाह करते हैं, तब तो इनकी खालिस्तानी के मुंह में फेविकॉल जम जाता है उस पन्नू का। या भारत वर्ष में ही जो खालिस्तानी सपोर्टेड सिख हैं, तब उनकी तलवारें जो अभी पटियाला में लहराई थी, तब क्यों नहीं जाके लहराते हैं बॉर्डर पे और वहां पे मार पिटाई करे पाकिस्तानियों की? तो ये एक भारत को तोड़ने की राजनीति है। और आरबी उपाध्याय साहब ने उस बात को याद दिलाया हमारे दिवंगत विपिन रावत साहब की कि 2.5 फ्रंट पे लड़ने के लिए। और ये 2.5 फ्रंट, जो आधा फ्रंट है ना, हम सदा से लड़ते आ रहे हैं, आजादी के बाद से भी। देखिए, उसके बाद नक्सलाइट का गठन हो गया, बिल्कुल, हमारे 7 सिस्टर स्टेट जो है वहां पे आतंकवादियों, इंसर्जेंसी का हो गया। तो ये कोई अभी नहीं आया। हाँ, खालिस्तानी को खत्म कर दिया गया था पंजाब से, आतंकवाद को, और एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सहायता ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो फिर से उपज पड़ा है। दूसरी बात जो आपने कहा कि लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यूपी सरकार ने मंदिर से भी उतरवाए तो मस्जिद से भी उतरवाए। बिल्कुल, ये क्लियर आदेश में लिखा है कि कोई भी रिलीजियस पे अगर ये नॉइज पोल्यूशन आता है तो आप उसको हटाओ। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को देखो, वो कैटेगोरिकली, अगर अभी ये मुद्दा उठा है तो बहुत सारे मस्जिदों, हजारों की मस्जिदों की संख्या से आवेदन आया पुलिस के पास कि हमें अनुमति दी जाए, लेकिन उसकी तुलना में बहुत कम मंदिरों को आवेदन स्वीकृत किया गया कि आप लाउड स्पीकर का उपयोग मंदिर में करें। तो इसका क्या मैसेज जाता है देश में या महाराष्ट्र की जनता को कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? उद्धव ठाकरे ने एक नवनीत राणा और उनके हस्बैंड को जेल में इसलिए बंद कर दिया कि वो उनके घर के आगे गए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर ये मुद्दा गरमाया है, राज ठाकरे ने उठाया है, तो ये एक दिन का मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र में आप मुंबई की सड़कों पे चले जाएं मुस्कान जी, तो आप देखिए पूरे की पूरी सड़क को रोक के, ये भी नहीं कि चलिए एक साइड में अगर उनको जगह नहीं है नमाज पढ़ने का अपने दुकान में, तो एक साइड से ट्रैफिक चलती रहे, एक साइड से वो नमाज पढ़े अपना। पूरे सड़क को रोक के पढ़ते हैं। आज तक आपने, हमने सुना क्या कि उस पे कोई उपद्रवी तत्व ने कुछ पंगा किया? नहीं किया।
और महाराष्ट्र की सरकार ने उस पर कुछ नहीं बोला। हाँ, गणेश उत्सव जो होता है महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से, वहां भी किसी रोड को रोक के पंडाल बनाए जाते हैं, वो भी होती है। लेकिन क्या महाराष्ट्र की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में ही विश्वास रखती है? जिस तरह यूपी ने ठीक है। उदाहरण पेश किया, महाराष्ट्र ने भी पेश, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। भारत के 2800 राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सबके लिए है कि अगर मंदिर में पूजा के समय माइक यूज होता है, लाउड स्पीकर, तो उसको भी खत्म किया जाए और मस्जिद में नमाज लाउड स्पीकर से नहीं किया जाए। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, पहले कांग्रेस तुष्टीकरण में जब से देश आजाद हुआ माननीय जवाहरलाल नेहरू जी करते रहे, और आज जो नए नए पॉलिटिकल पार्टी उभर के आए, सत्ता हासिल की, कांग्रेस के नीतियों के कारण नई नई पार्टियां बनी, ठीक है उपाध्याय साहब। तो वो इस तुष्टीकरण में अपना राजनीतिक रोटी सेक रही है। ठीक है पाठक साहब, समय की कभी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन ये मुद्दा इसी तरीके से इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में जो हो रहा है वो वाकई नहीं होना चाहिए। इस समय देश को ज़रूरत है महंगाई को दूर करने की, बेरोजगारी को दूर करने की, लेकिन देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है और अलग अलग तरीके की हिंसा और दंगे हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से हटकर देश को इस समय विकास पर अग्रसर होने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनपी न्यूज़। नमस्कार।